जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज भागर अब चेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे, एकदम राजी खुशी होंगे। सबकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, पिछली क्लास में हमारी संज्ञा की थी, उसके अंतर्गत हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा पर चर्चा करी थी। आज की हमारी संज्ञा की दूसरी क्लास है और आज हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आज की अपनी क्लास पर बढ़ने से पहले हम कुछ सवाल देख लेते हैं जो पिछली क्लास में हमने कवर किए थे। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई एग्जाम में सवाल आता है कि हिंदी में मूल संज्ञा कितनी है या कितने प्रकार की हैं, तो तब आपका सवाल का आंसर रहेगा कि भाई मूल संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई हिंदी में कुल कितने प्रकार की संज्ञा है, तो कुल संज्ञा है 5। तो अगर मूल पूछेगा तब 3 बताना है, कुल पूछेगा तब 5 बताना है। जो दो संज्ञा हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, वो अंग्रेजी के प्रभाव के कारण उत्पन्न हुई है। दूसरा हमने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का, मतलब जो अपने आप में केवल और केवल एक हो और उसका बहुवचन ना हो सके, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पर्सनल आइडेंटिटी जो अपने आप में उसके जैसा कोई और ना हो, उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे कि कोई किसी का भी नाम, लोकेश, प्रशांत सरोतिये, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक, क्योंकि हम प्रॉपर उनको बोल रहे हैं। अब जैसे किसी का भी हमने नाम लिया कि लोकेश सर, तो हम जो प्रॉपर आपको जो मैथ पढ़ाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक है, उनके जैसा और कोई नहीं है। भाई उस उनके नाम हो सकते हैं बहुत सारे हों, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं लोकेश, वो अपने आप में केवल और केवल एक है, उनके जैसा और कोई नहीं है। जैसे नदियों के नाम, नदी शब्द आएगा तब तो वो जातिवाचक है, लेकिन नदियों के नाम, भाई गंगा पूरे विश्व में अपने आप में केवल और केवल एक है। यमुना, वो भी अपने आप में एक है। ब्रह्मपुत्र। तो जो नदियों के नाम है, ऐसी जो दिनों के नाम है, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, समाचार पत्रों के नाम जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और पुस्तकों के नाम, अगर शब्द आएगा पुस्तक तब तो उसमें जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो जितने भी पुस्तक है सबका बोध करवा रही है हमको। लेकिन हमने नाम दे दिया गीता, रामायण, महाभारत, तो इसमें क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि रामायण अपने आप में केवल और केवल एक है। हम किसी और पुस्तक को रामायण नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरा हमने बताया था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी जिन संज्ञा शब्दों से एक का नाम लेने से संपूर्ण जाति का बोध हो जाए, उसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने बोला पुरुष, तो पुरुष का नाम लेने से जितने भी पुरुष हैं सबका बोध हो गया। यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें कंफ्यूजन जैसी, असमंजस जैसी स्थिति हो, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है अधिकांशतः। जैसे हमने बोला मनुष्यों को, या मनुष्य को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। तो अब आप कंफ्यूज हो गए होगे कि यार किसको ध्यान रखना चाहिए? क्या मुझे ध्यान रखना चाहिए, बाकी सबको ध्यान रखना चाहिए? केवल कॉमनली बात हो गई, किसी को भी एक को नहीं बोला कि भी प्रशांत सरोतिये को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि सभी मनुष्यों को बोला है, तो असमंजस की स्थिति हो गई। अब जैसे नदी हो गया, और उसने शब्द बोला है कि नदी, तो आप फिर असमंजस की स्थिति में हो गए, कौन सी नदी? गंगा, यमुना, सरस्वती। क्लियर नहीं हो रहा ना। जब हमको कोई भी चीज क्लियर ना हो, असमंजस की स्थिति हो, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। तो जितने भी पद, कार्य या व्यवसाय हैं, वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पद, दरोगा, यानी हम एक शब्द यूज कर रहे हैं दरोगा, तो जितने भी दरोगा हैं सबका बोध हो गया हमको। प्रोफेसर, अध्यापक, और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे धोबी हो गया, नाई हो गया, जितने भी व्यवसाय हैं उनको हम सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक तत्व, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, इस तरह के जितने भी, बाढ़, ये प्राकृतिक आपदा हैं, उनको भी हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। और वस्तुओं के नाम जैसे कुर्सी, मेज, किताब, मोबाइल, ये जितने भी ये वस्तुएं हैं, वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे अपनी संज्ञा भाववाचक।
तो तीसरी संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु या वस्तु के गुण, धर्म, दशा का बोध हो, दशा का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा कहलाती है। कहलाती है। यानी जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, धर्म का बोध हो, उसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। दूसरा, जब हम संज्ञा स्टार्टिंग में चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था कि भाई हम दो कैटेगरी में संज्ञा को रखते हैं। एक तो होती है अदृश्य, यानी जिन संज्ञाओं को हम नहीं देख सकते। दूसरा होती है दृश्य, यानी जिनको हम देख सकते हैं। तो अदृश्य के अंतर्गत हमने एक बताई थी भाववाचक संज्ञा, यानी जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं, अपने मन में महसूस कर सकते हैं, या कुछ कई बार स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं, या सूंघ कर महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। दूसरे होते हैं दृश्य, जिनको हम देख सकते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो उनको हम देख सकते हैं, भाववाचक को हम देख नहीं सकते। तो इसकी क्या विशेषता है? और यह अदृश्य होती है, यानी इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। अदृश्य होती है। दूसरा क्या है? यह संज्ञा एक वचन में होती है। यानी इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, अधिकांशतः ये एक वचन में ही प्रयोग की जाती है। इसको हम देख नहीं सकते, तो ये इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किन किन को हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे प्रेम, घृणा, बचपन, बुढ़ापा, कठोरता, दूरी, समीपता, निकटता, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, पंडिताई, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ब्राह्मणत्व, जैसे एक शब्द हो गया ब्राह्मणत्व, यानी हमने क्या क्या विशेषता बताई? इनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। परिभाषा हमने इसको देखी है। दूसरा है या जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, भाव प्रदर्शित हों, किए जाएं भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे प्रेम है, प्रेम क्या है? हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते। हम किसी को ऐसे नहीं बोलते कि हम आपको 250 ग्राम, 1 किलो, 50 ग्राम प्रेम करते हैं, या हम आपको एक झोला भर के प्रेम करते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते ना, हम केवल महसूस कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो ये क्या है? एक भाव है, हम इसको देख नहीं सकते। घृणा भी एक भाव है, हम इसको देख नहीं सकते।
जैसे बचपन, आप बोलोगे बचपन को हम देख सकते हैं, बच्चा छोटा उसे बचपन बोलते हैं, भाई वो व्यक्ति दिख रहा है हमको, एक छोटा बच्चा दिख रहा है, लेकिन बचपन वो नहीं दिख रहा। बचपन एक भाव होता है, जैसे काफी बड़े होने के बाद भी बचपना रहता है कुछ लोगों में, तो कहते हैं कि बचपना गया नहीं है, तो बचपना एक भाव है। दूसरा बुढ़ापा। अब ये बोलोगे कि सर जी बुढ़ापा भी दिख रहा है हमको, आपको कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति दिख रहा है तो वो व्यक्ति दिख रहा है, आपको बुढ़ापा नहीं दिख रहा। उसका चेहरा, मान लो उसके चेहरे पे झुर्री हो पड़ी हुई है, तो कहोगे वो तो हमको बुढ़ापा दिख रहा है, बुढ़ापा दिख नहीं रहा, वो आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कई बार 30 साल के व्यक्ति भी बूढ़े होते हैं और 70 साल के भी जवान होते हैं। एक व्यक्ति है बिल्कुल पड़े रहते हैं बुजुर्गों की तरह, मतलब खाट पे पड़े हैं, ना कुछ काम करना, ना पढ़ाई करना, ना कोई एक्सरसाइज, ना कोई वर्कआउट करना, पड़े हैं। तो हम उनसे क्या बोलते हैं कि यार क्या बूढ़ों की तरह पड़े रहते हो। तो ये क्या है, वो बूढ़ा थोड़ी है तो वो 30 साल का, और हम उसे बूढ़ा क्यों बोल रहे हैं। वो बूढ़ा इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि उसकी जो भावनाएं हैं वो सारी बुजुर्गों वाली हो गई, बूढ़ों वाली भावनाएं हैं उसकी। वहीं दूसरी तरफ एक 60 साल का व्यक्ति है, 70 साल का व्यक्ति है, वो सुबह को उठ के 4 बजे दौड़ लगाता है, एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, सारा काम अपना स्वयं से कर सकता है। तो हम उसे बोलते हैं कि वो यार वो तो जवानों की तरह रहता है, हम उसे बोल रहे हैं जवानों की तरह, जबकि वो 70 साल का है। हम जवानों की तरह क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो उसके अंदर भावनाएं हैं वो जवानों वाली भावनाएं हैं। तो 30 साल के बुजुर्ग भी हो जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग 70 साल के जवान भी होते हैं। तो ये क्या भावना है, तो हम इसको किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। कठोरता। अब हम कठोरता दिख तो रही नहीं है, एक इसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या है कि यार वो व्यक्ति बहुत कठोर है, बहुत कठोर स्वभाव का है, तो हमने देख लिया कि वो उसके स्वभाव में पत्थर, ईंट पत्थर लटक रहे हैं, हम केवल महसूस कर रहे हैं ना कि भाई बहुत कटुता है, बहुत ज्यादा कठोर है उसका स्वभाव। तो ये भी भाव है। दूरी। अब कहोगे कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई व्यक्ति वहां खड़ा है, दिख रहा है दूरी, तो दूरी कहाँ दिख रही है भाई, व्यक्ति तो दिख रहा है हमें। दूसरा, जैसे कई बार दो लोगों में लड़ाई हो जाए तो कोई तीसरा आके मध्यस्थता करवाए, बोले छोड़ो यार, छोटी छोटी बातों पर वो नहीं करते, वो कह रहे कि नहीं भाई अब तो बात नहीं बनेगी, अब तो हम दोनों के बीच बहुत दूरी हो गई। यानी व्यक्ति हो सकता है 4 कदम पे खड़ा हो, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं अब तो बहुत दूरी हो गई, यानी रिश्तों में बहुत दूरी हो गई। तो कई बार नजदीक होते होते भी हमको लगता है कि बहुत दूर है आपस में। और कई बार हम महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति हो सकता है इंडिया में हो, दूसरा व्यक्ति हो किसी विदेश में हो, तो बोलेंगे यार आप भले ही दूर हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप हमारे बहुत निकट हो। तो यानी मन में ही तो सोच रहा है, वो महसूस कर रहा है कि भी तो आप मेरे बहुत निकट हो। और कई बार आदमी निकट होते हुए भी व्यवहार से ऐसा लगता है कि तुम बहुत दूर हो। तो ये भावनाएं हैं। तो इन सब में क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे समीपता। अब स्त्रीत्व है, पुरुष तत्व है, अगर शब्द आएगा स्त्री, तब तो वो स्त्री जाति का बोध करवा रहा है हमको, तो तब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन स्त्रीत्व, ये स्त्रीत्व एक भाव है, किसी पुरुष के अंदर भी स्त्रीत्व हो सकता है और किसी स्त्री के अंदर भी पुरुष तत्व हो सकता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, हम उनको क्या बोलते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। भाई मर्दानी क्यों बोल रहे हैं हम, है तो वो तो स्त्री, हम क्यों उन्हें मर्दानी बोल रहे हैं। भाई मर्दानी इस वजह से बोल रहे हैं ना, वो एक भाव है। क्या भाव है उनके अंदर, ये बहुत ज्यादा लड़ाकू किस्म की थी, वो पुरुषों की तरह लड़ सकती थी, वो स्वयं अपनी जंग उन्होंने लड़ी, तो हमने उनको क्या बोला, मर्दानी, जबकि है तो वो स्त्री। तो वो क्या भाव हो गया। तो कई बार कुछ स्त्रियों के अंदर भी पुरुष तत्व हो सकता है, यानी मर्दानी वाली मतलब भावना हो सकती है, और कुछ पुरुषों के अंदर भी स्त्रीत्व हो सकता है। जैसे हम नॉर्मली कई बार सुना है ना, क्या है लड़कियों वाली आदत है तो वो लड़का, हम बोल रहे हैं कि लड़कियों वाली। अब मान लो लड़कियों वाली बहुत सारी उसके अंदर भावनाएं हो सकती हैं। जैसे कोई है तो वो आदमी, है तो वो पुरुष, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों से डर रहा है, वो छिपकली देख के डर रहा है, घर में छोटी सी मुसटिया निकली आई, उसे देख के वो दूर दूर भाग रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कई सारे एग्जाम्पल हैं हमारे मतलब जान पहचान में, वो मुसटिया को देख के दूर भाग जाते हैं, छिपकली को देख के डरते हैं। यहाँ तक कि एक तो ऐसे हैं, उनके सामने कबूतर का पंख निकाल दो तो वो डर के भाग जाते हैं दूर, भाई कबूतर का पंख कौन सा सटक लेगा तुम्हें। अब है तो वो पुरुष, लेकिन अंदर अंदर तो लड़कियों वाली चीजें लग रही हैं।
यानी छोटी छोटी चीजों को डर एकदम डरना। तो ये क्या है, तो किसी स्त्री के अंदर भी पुरुषत्व हो सकता है और किसी पुरुष के अंदर भी स्त्रीत्व हो सकता है। अब जैसे एक शब्द है पंडिताई, अगर अब एग्जाम में आएगा पंडित शब्द, तो पंडित में तो जातिवाचक है, वो जितने भी पंडित हैं उनका बोध करवा रहे हैं, लेकिन पंडिताई, पंडिताई एक भावना है। जैसे कि मैं स्वयं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमारे घर में मुझे जब बोलते हैं पंडित, मतलब ज्यादा पंडित मत बनो, नॉर्मली कई बार बोलते हैं कि यार तुम तो बहुत पंडित हो सकता है वो दूसरी कास्ट का हो, लेकिन हम बोल रहे हैं कि बहुत पंडित हो। भाई पंडित क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि उनका मतलब धार्मिक चीजों से बहुत ज्यादा लगाव हो, पूजा पाठ करते हो, बहुत ज्यादा साफ सफाई करते हो। अब जैसे मान लो बर्तन, मैं अपने एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे बर्तन रखे हैं, तो अगर मुझे पानी पीना है, खाना खाना है, तो धुले हुए रखे हैं, उसके बाद भी मुझे धुलना, तो घर के बोलेंगे कि बहुत पंडित है भाई तू तो। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये केवल पंडिताई क्या है, ये एक भावना है, ये एक भाव है, और हम इसको देख नहीं सकते। और इसको हम किस में रखेंगे, भाववाचक संज्ञा। तो उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। पंडित पूछेगा तो जातिवाचक है, लेकिन पंडिताई, कई बार बोल देते हैं कि बहुत पंडित हो रहे हो भाई तो। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। अब एग्जाम में पूछा जाता कई बार कि भाई जो भाववाचक संज्ञा है उसका निर्माण कितने प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, यानी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है 5 प्रकार से। 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। कौन कौन से प्रकार से होता है हम देख लेते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भी, यानी जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। जैसे जातिवाचक शब्द ले लेते हैं हम कुछ भी। जैसे हो गया बूढ़ा, तो बूढ़ा शब्द एक जातिवाचक है, बुढ़ापा नहीं बोल रहे हम, बूढ़ा, यानी जितने भी बूढ़े हैं उनका सबका बोध हो रहा है। तो बूढ़ा से क्या हो जाएगा, बुढ़ापा, बुढ़ापा। ये क्या है, इसमें भाववाचक संज्ञा हो गया, इसमें जातिवाचक, यानी जातिवाचक से हम इसको भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा दास, एक शब्द दास, यानी जातिवाचक है, इससे हमने बना लिया दासत्व, दासत्व। तो यानी दास तो जितने भी दास हैं उनका हमको बोध करा रहा है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक से ही हमने भाववाचक बना लिया, यानी दासत्व, यानी जिसके अंदर भी इस तरह की चीजें होती है। जैसे कहते हैं ना यार, बड़ी गुलामी वाली आदत है तुम्हारे अंदर, तो जिसके अंदर ये मतलब इस तरह की भावनाएं होंगी, ये भाव होंगे, उसे हम बोलेंगे दासत्व। तो दास से हमने बना लिया दासत्व। जैसे स्त्री, तो स्त्री जातिवाचक हो गया, लेकिन हम बोल रहे हैं स्त्रीत्व। जैसे स्त्री से स्त्रीत्व, तो ये जातिवाचक से भाववाचक हो जाती है। दूसरा किस तरह से होती है, विशेषण से, या सर्वनाम से ले लेते हैं पहले हम। सर्वनाम से जातिवाचक, ये भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो अपना सर्वनाम हो गया। लेकिन अपनापन, अपनापन, तो अपनापन क्या है, एक भाव है, हमको दिख थोड़ी रहा है। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, यार बहुत अपनापन फील होता है आपसे बात करके, तो हमको कौन सा दिख गया भाई, बहुत ज्यादा अपनापन, उसके ऊपर बिल्कुल लटक रहे हैं फूलों की तरह। तो ये हो गया अपनापन, एक भाव है। तो यानी सर्वनाम से भी क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है। अब विशेषण से, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे विशेषण है मीठा,
तो मीठा विशेषण हो गया। विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण बोलते हैं। तो जैसे मीठा, मीठा क्या विशेषण है? जैसे कि कोई संज्ञा ले लेते हैं हम, जैसे संज्ञा क्या है? दूध एक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो हम बोल रहे हैं कि मीठा दूध और फीका दूध, तो दूध की विशेषता बता दी तो ये विशेषण हो गया। तो मीठा क्या है? विशेषण हो गया। लेकिन हम इसको भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मिठास। तो मिठास को भी हम नहीं देख सकते। जैसे कई बार बोलते हैं ना, यार आपकी बोली में बहुत मिठास है। तो अब ऐसा करते हो कि कोई बोल रहा है, फिर उसकी जो भी ध्वनि है उसमें आप देखोगे कि हाँ भी इसमें इसका शुगर का लेवल कितना है, देखोगे इसका इतना शुगर है, इतनी शक्कर आ रही है उसकी तो बोली में, तब माना जाएगा उसकी बोली में मिठास है। ऐसा नहीं है ना। जबकि ये तो केवल एक भाव है कि भाई आपकी बोली में बहुत ज्यादा मिठास है। तो मीठा विशेषण है, इससे हमने संज्ञा कौन सी बना ली? भाववाचक संज्ञा। चौथा है क्रिया। क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे क्रिया है क्या है? घबराना। घबराना, तो घबराना क्या है? क्रिया है। इसका हो जाएगा घबराहट। तो घबराहट क्या है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि हम घबराहट को देख नहीं सकते, बस महसूस कर रहे हैं कि दिल बहुत ज्यादा धक धक से कर रहा है, बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, ये घबराहट हो गया। जैसे और भी बहुत सारे होते हैं, हो सकते हैं, क्रिया से हम बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा। दूसरा है अव्यय से। अव्यय से कैसे बनाएंगे हम? अव्यय से कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा? अव्यय क्या है? जिन शब्दों का लिंग वचन कारक काल नहीं बदलता उनको अव्यय बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे अव्यय कौन सा है? जैसे दूर। दूर क्या है? एक अव्यय है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम दूर से कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा? दूरी। दूरी। एक शब्द है निकट, तो निकट क्या है? अव्यय है, इससे हो जाएगा निकटता। दूर से दूरी हो गया, निकट से निकटता हो गया। और जैसे शाबाश, तो शाबाश क्या है? एक अव्यय शब्द है, तो उससे भाववाचक संज्ञा कैसे हो जाएगा? शाबाशी। शाबाश से हो जाएगा शाबाशी। तो ये हमने देखा अव्यय से हम किस तरह से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। तो सवाल किस तरह से आपसे पूछा जाएगा? सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के निर्माण हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। किस किस से कर सकते हैं? जातिवाचक, जैसे बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़ापा। लड़का से लड़कपन हो गया। बच्चा से हो गया बचपन। स्त्री से स्त्रीत्व। दास से दासत्व। तो ये जाति से हमने भाववाचक संज्ञा बना ली। सर्वनाम जैसे अपना, तो अपना तो सर्वनाम हो गया, अपनापन वो हो गया भाववाचक संज्ञा। विशेषण मीठा, मिठास हो गया। जैसे गर्म, गर्म क्या है? एक विशेषण है, तो गर्म से गर्मी हो जाएगा। तो गर्मी को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। अब गर्म विशेषण कैसे हुआ? जैसे दूध है, दूध संज्ञा है, दूध की विशेषता कैसे? गर्म दूध, ठंडा दूध, गर्म चाय, ठंडी चाय। ठीक है। क्रिया जैसे घबराना एक क्रिया है, तो घबराने से क्या हो जाएगा? घबराहट। ठीक है। अव्यय जैसे दूर, दूरी, निकट, निकटता, शाबाश, शाबाशी। तो ये है अव्यय शब्द, इनसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। अब इससे जो भी सवाल आएगा, मुझे उम्मीद है कि आपका कोई भी गलत नहीं होगा। दूसरा, हमने कुछ एग्जाम्पल बता दिए हैं आपको। दूसरे ये बता दिया है कि ये अदृश्य होती है। मतलब एक तरह से कोई भी शब्द है, हम इस तरह से अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या उसका बहुवचन हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। तो वो ये मतलब अदृश्य हो और एक वचन में हो, तो वो किस में हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब हम देखते हैं
चौथी संज्ञा कौन सी है हमारी? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ये द्रव्य है ना कि द्रव। द्रव तो होता है लिक्विड, और द्रव्य जितने भी पदार्थ हैं उन्हें हम बोलते हैं द्रव्य। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से नाप तोल की वस्तुओं का बोध होता है। नाप तोल की वस्तुओं का बोध होता है कि वस्तुओं का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? कि इसको हम गिन नहीं सकते। इसको गिना नहीं जा सकता। गिना नहीं जाता। ठीक है। और इनका हम बहुवचन भी नहीं बना सकते। इनका बहुवचन नहीं होता। और दूसरा, हम इनको देख सकते हैं, क्योंकि अदृश्य में तो केवल एक ही आती है। अदृश्य में केवल एक ही आती है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दृश्य है, यानी भाववाचक संज्ञा को छोड़ के सभी दृश्य संज्ञा होती है। ठीक है। और क्या विशेषता है? इसको हम गिन नहीं सकते और इसका बहुवचन नहीं हो सकता। और जिन संज्ञा शब्दों से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध, लोहा, सोना, चांदी, छाछ, लस्सी, पानी। तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या क्या विशेषता है? एक तो हम इनको गिन नहीं सकते। तो दूध को गिन सकते हो क्या आप? सोना को गिन सकते हो? छाछ को गिन सकते हो? तो इनको गिना नहीं जा सकता। दूसरा, इनका बहुवचन नहीं होता। अब जैसे दूध का दूध हो थोड़ी होएगा बहुवचन। लोहा, लोहा थोड़ी, ये मतलब लोहा थोड़ी इस तरह से थोड़ी होगा। सोना, चांदी, तो इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है। तो ये विशेषता है इसकी। और नापतोल, यानी ये इनका नापतोल हो सकती है कि भाई दूध 2 किलो दूध या 1 बोतल दूध, ऐसे ही लोहा कितना वेट है उसमें, इस तरह से। तो ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। अब आज की हमारी अंतिम संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। इसकी क्या परिभाषा है? जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, के समूह का बोध हो। समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरा, ये दृश्य तो है ही। इनको गिना जा सकता है। इनको गिना जा सकता है। जैसे
सेना हो गया, सेना। कक्षा, सभा, गुच्छा, दल, भीड़, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या समूह के, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो रहा है, उसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। इनको गिना जा सकता है। द्रव्यवाचक की क्या थी, उसको हम गिन नहीं सकते, लेकिन समूहवाचक को हम गिन सकते हैं। जैसे भाई सेना है, तो सेना में एक, भाई एक टुकड़ी होती है, जितने भी लोग हैं उनका सबका एक लिखित रूप में होती है कि हमारे मतलब सेना में कितने लोग हैं। जैसे सेना, पुलिस, तो उनके एक समूह का बोध हो रहा है और हम उसको गिन सकते हैं, यानी उनको गिनना संभव है। कक्षा, तो कक्षा में कुछ छात्र होते हैं। छात्र अगर पूछेगा तब तो वो आपको जातिवाचक संज्ञा बतानी है, क्योंकि उससे सारे जितने भी छात्र है उसका बोध हो रहा है। लेकिन कक्षा, कक्षा में कुछ छात्रों का एक समूह है, तो वहां पे समूह का बोध हो रहा है, कक्षा, ठीक है। सभा, सभा में भी कुछ लोग होते हैं, एक समूह होता है, ठीक है। तो सभा में भी कुछ लोग जितने भी हैं उनको हम गिन सकते हैं। गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, अंगूर को गिना जा सकता है। चाबियों का गुच्छा। दल, यानी कुछ लोगों का समूह हो सकता है, कुछ लोगों, और जैसे भीड़ है, भीड़ में भी कुछ लोग हो सकते हैं। यानी जिन भी संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो और जिनको गिना जाना संभव हो, उसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो हमने ये देखी हमारी सारी संज्ञा जो भी थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। 2 मिनट में हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु की पर्सनल आइडेंटिटी जो केवल अपने आप में पूरे विश्व में एक हो, उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। यानी जब भी किसी शब्द के नाम लेने से हमको असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो, वहां होगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने बोला लड़का, तो हमको नहीं पता कि लड़का कौन सा है, प्रशांत है, अंकुर है, लोकेश है, कौन है, कुछ नहीं पता, लड़का है, कॉमन बोल दिया, तो हमको कंफ्यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की क्या विशेषता है, एक तो हम उसको देख नहीं सकते, दूसरा हम उसको बहुवचन नहीं कर सकते, तीसरा मतलब दो ही विशेषता है उसकी, कि बहुवचन नहीं हो सकता और हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे प्रेम वगैरह, घृणा, कठोरता, इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध होता है और जिनको हम गिन नहीं सकते और उसका बहुवचन नहीं हो सकता, उसे हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या समूह के, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, उसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा और इसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एक तरह से सवाल और पूछा जाता है आपके यूपीएससी के लेवल तक, उसमें पूछा जाता है कि संज्ञा के विकारी तत्व कौन से हैं। संज्ञा के विकारी तत्व, संज्ञा के विकारी तत्व। तो संज्ञा के विकारी तत्व कितने हैं, संज्ञा के विकारी तत्व हैं 3। आपसे सवाल आए, इतना ही सवाल आएगा आपसे तो वैसे, कि संज्ञा के विकारी तत्व कितने हैं, तो संज्ञा के विकारी तत्व कितने हैं, 3 है। कौन कौन से हैं, लिंग, वचन, कारक। यानी हमने शुरू में बताया था, जो विकारी और अविकारी शब्द थे, विकारी यानी जिनमें लिंग, वचन, कारक काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है जिन शब्दों में, उन्हें बोलते हैं विकारी। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब चीजें किसमें थी, ये थी विकारी, यानी इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो संज्ञा भी हमारी एक विकारी है। तो इसमें इसके विकारी तत्व कौन से हैं, यानी संज्ञा में कितने तत्वों के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, तो वो है संज्ञा में 3 प्रकार के तत्वों के आधार पर
परिवर्तन हो सकता है। कौन कौन से? लिंग वचन कारक। जैसे एक शब्द है लड़का पढ़ता है, तो लड़का शब्द क्या है भाई? एक जातिवाचक हो गया, यानी एक संज्ञा शब्द है लड़का। तो ये लिंग के आधार पर कैसे परिवर्तन होगा? ये हो जाएगा लड़की। तो लड़की पढ़ती है, पढ़ती है, यानी यहाँ पे लड़का क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है और ये हो गया स्त्रीलिंग शब्द। तो संज्ञा की एक विकारी तत्व कौन सा हो गया? लिंग, यानी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाता है। दूसरा वचन, जैसे लड़का एक वचन है, लड़का पढ़ता है या लड़का किताब पढ़ता है, तो एक वचन का फिर बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, यानी लड़का क्या है? एक संज्ञा शब्द है, तो इसमें लिंग के आधार पर परिवर्तन होगा, लड़का लड़की हो गया। दूसरा वचन के आधार पर कैसे परिवर्तन होगा? लड़का संज्ञा शब्द है, एक वचन है, बहुवचन में क्या हो जाएगा? लड़के। तो लड़के किताब पढ़ते हैं। अब कारक, कारक के आधार पर कैसे परिवर्तन होता है? लड़का खाता है, लड़का खाता है, तो लड़का क्या है? यहाँ पे एक वचन है, मतलब संज्ञा है और एक वचन में प्रयोग हो रहा है। अब हम कारक के आधार पर कैसे परिवर्तन होता है, यानी जो कारक है हमारे 8 प्रकार के, अभी हम आगे उसको चर्चा करेंगे। कर्ता, कर्म, करण, इस तरह से। तो लड़का खाता है, लड़के ने, लड़के ने खाया या लड़के ने खाना खाया। तो अब इसमें क्या है? ने, यानी कर्ता कारक, यानी जो ने है, ये जो चिन्ह है, ये किसका है? कर्ता कारक का है। अब देखो ये लड़का, यहाँ पे भी एक वचन है, लड़के यहाँ पे भी एक वचन है। जैसे भाई लड़के ने खाया या लड़के ने खाना खाया, लड़कों नहीं बोल रहा, ये बोल रहा लड़के ने खाना खाया। यहाँ भी एक वचन है और यहाँ भी एक वचन है। बस क्या परिवर्तन हुआ है? किसके कारण? ने के कारण। यानी ये जो कारक है, यानी ने क्या है? ये कर्ता कारक है, इसकी वजह से ये जो संज्ञा शब्द है इसमें परिवर्तन हो गया, लड़का का लड़के हो गया। ठीक है, तो यानी ये जो शब्द है लिंग वचन कारक, इनके कारण संज्ञा में परिवर्तन होता है। इस वजह से संज्ञा के जो विकारी तत्व हैं वो कितने हैं? 3। तो ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हुआ संज्ञा का। संज्ञा से संबंधित आपके यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल में जो भी सवाल बनेगा, हमने सब पर अच्छे से चर्चा करी है। रही बात और ज्यादा एग्जाम्पल की, तो वो हम जो भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपको, इसकी जो भी प्रैक्टिस करवाएंगे, मतलब जैसे एग्जाम्पल की बात होती है तो भाई क्लास में तो एक लिमिटेड एग्जाम्पल ही ले सकते हैं ना। बाकी जितने भी पीवाईक्यू में आए हैं एग्जाम्पल, उनको हम एक प्रैक्टिस सेट में करवा लेंगे। बाकी जो भी हमारे कॉन्सेप्ट थे सारे क्लियर करवा दिए हैं। तो हमारा जो संज्ञा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब हमारा कल से चैप्टर रहेगा सर्वनाम। तो हम आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं कल जल्दी ही। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।